हेलो माय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। हम लोग का यह चैप्टर क्लास 10th का पहला केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में बात करने के लिए पहले हमको परिवर्तन के बारे में समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम समझाते हैं यहाँ। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल में क्या होता है कि नया गुणधर्म वाला, नया नेचर वाला पदार्थ नहीं बनता है। जैसे इसमें क्या बनता है कि जल है तो जल से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, या जल से क्या बन गया, भाप बन गया। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। जल है तो बर्फ है, और बर्फ से फिर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। जल से भाप बना और भाप से फिर जल बन गया। इसका क्या मतलब है, ये साइन भी है रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का मतलब क्या कि यह पुनः बदल जाएगा पूर्व पदार्थ में, मतलब कि जो पहले था वैसा बन सकता है। परंतु केमिकल में क्या होगा, यह परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग दूध है, दूध से क्या बनेगा, दही। अब दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। इसमें क्या है, जैसे कीचड़ है, कीचड़ से क्या होगा, सूखा हो सकता है, और सूखा में फिर पानी दे देंगे तो कीचड़ हो जाएगा। परंतु यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर यदि हम सब्जी है कुछ, और इसको हम क्या किए, हम लोग बना लिए, ये मार्केट से सब्जी लाए और उसको हम लोग क्या किए, बना लिए, तो फिर खाना बन गया। खाना से फिर सब्जी बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये इस तरह का चेंज हुआ, मतलब कि यदि पूर्व पदार्थ में चेंज हो जाए तो वह फिजिकल चेंज कहलाएगा, और पूर्व पदार्थ में चेंज ना हो तो केमिकल चेंज कहलाएगा। जैसे किसी पेड़ से यदि पत्ता गिर रहा है तो फिर पत्ता उसमें जाके लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए वह पूर्व पदार्थ में यदि नहीं जा पाता है तो वह केमिकल चेंज कहलाएगा। इसी टाइप से हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं आगे। सेम है, जैसे परिवर्तन होता है उसी तरह रिएक्शन होता है। अब चलिए हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन के नाम से समझते हैं हम लोग कि यह केमिकल रिएक्शन है क्या, तो कहता है द प्रोसेस, वह प्रक्रिया इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज, एक नया पदार्थ और नए गुण के साथ, नया पदार्थ नए गुण के साथ फॉर्म्ड होता है, बनता है। किससे, तो फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, एक से अधिक पदार्थ से, एक से अधिक पदार्थ के मिलने से, यदि एक या एक से अधिक पदार्थ नया प्रॉपर्टीज के साथ हो तो वह क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। जैसे इसी में हिंदी में लिखे हैं, वैसा प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ के मिलने से नए, मतलब नया नेचर का एक या अधिक पदार्थ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिए कि हम बोले थे एक, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिला तो क्या बनाया, जल बनाया। अब हम कहें कि नया कैसे हुआ, न्यू कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन एक ईंधन है, हम लोग जानते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है, उस ईंधन को जलाने में सहायक होता है। और जल H2 क्या है, जल है, जो आग को बुझा देता है। तो क्या हो गया, अपोजिट नेचर हो गया। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि न्यू प्रॉपर्टीज वाला पदार्थ बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वह नया उसका नेचर होता है। जैसे CO3 देखिए, CO3 है, यह क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब इससे क्या हो गया, CO, ये भी सॉलिड स्टेट में आता है, और यह CO2, ये क्या हो गया, एक गैसियस स्टेट में होता है। अब चलिए हम बोले कि एक से एक पदार्थ ही आपस में कुछ अंदर में रिएक्शन किया, कुछ प्रक्रिया किया, जिससे क्या हो गया, दो पार्ट में यह क्या हो गया, टूट गया। दो सरल पदार्थों में क्या हो गया, टूट गया। तो हम वही चीज लिखे हैं, या तो अकेला भी यह टूट सकता है, या तो किसी दो पदार्थ के मिलने से नया पदार्थ बनेगा, या अकेला ही दो पदार्थ को प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद बनता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन है। आगे हम रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को परिभाषित कैसे करते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं। अभी हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसे समझे हैं। अब इसी चीज़ में हम लोग पहले इतना समझते हैं कि ये एरो के इधर जो है उसको क्या कहते हैं, और एरो के बाद है उसको क्या कहते हैं। चलिए ये एरो है,
एरो के इधर जो बाईं ओर होता है, जो मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको एरो से हम दिखाए कि रिएक्टेंट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। अभी मतलब कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला जो कारक बनता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्ट करने में जो कारक बनता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब चलिए आगे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं, पेपर ले जाते हैं तो वहाँ से पेपर से किताब बना के लाते हैं, तो वो एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया में, ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम में भाग लेता है और भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ को प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तब सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता हो, कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, मतलब कि आफ्टर द रिएक्शन बनता है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम लोग रासायनिक समीकरण की बात करते हैं कि इसको क्या लिखे हैं? A chemical reaction can be represented by chemical equation, या किससे रिप्रेजेंट होता है? या केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और फॉर्मूला। सूत्रों, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से क्या होता है? इसको व्यक्त किया जाता है। लिख रहा है कि कैन बी रिप्रेजेंट, हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट किसके हेल्प पर? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और फॉर्मूला, तत्वों के संकेत और सूत्रों की सहायता से। अब चलिए देखते हैं। कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लोग लिखे हैं, कार्बन के सिंबल को रिप्रेजेंट किए हैं C से, और ऑक्सीजन के सिंबल को रिप्रेजेंट किए हैं O2 से, और दोनों को मिला के क्या बना? CO2। और इसको भी हम क्या किए? CO2 बनाए। तो यही ये जो समीकरण है, ये जो एरो लिखा रहा है, यह बता रहा है कि हम क्या किए हैं? इस इतने बातों को हम क्या किए हैं? संकेत एवं सूत्र की सहायता से क्या किए? इसको हम व्यक्त किए हैं। जैसे ये हाइड्रोजन O2 और ऑक्सीजन H2 और O2 दोनों को मिला के क्या बना? जल बना। ये दोनों को, हाइड्रोजन को हम किससे व्यक्त किए? H2 से, और ऑक्सीजन को किससे व्यक्त किए? O2 से। दोनों को मिला के क्या बना? जल। तो यह जो व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम हिंदी में लिखे संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। हम जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसको यदि हम कम शब्दों में रिप्रेजेंट करें, तो कम शब्दों में रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई उसी को क्या कहें? रासायनिक समीकरण। अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इसमें क्या कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों द्रव्यमान संरक्षित रहता है। मतलब क्या कि यदि अभिक्रिया से पूर्व सभी पदार्थ को तोल लें तो जितना वेट उसका होगा, अभिक्रिया के बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी वेट क्या होगा? सेम ही होगा। इसी को लिखे हम लोग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में न तो बनाया जा सकता है न तो बिगाड़ा जा सकता है। मतलब कि मैटर का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वेट संरक्षित रहता है। इसी चीज को हम समझाएं यहाँ पर कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको बैलेंस किए हैं। चलिए हम बैलेंस करने भी बताते हैं कि बैलेंस करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पर सेम हो जा रहा है, तो हम लोग इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर
1 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल की। देखिए मल्टीपल करने से क्या हो गया कि हाइड्रोजन डबल में आ गया, मतलब जितना था उसके डबल में आ गया। तो हाइड्रोजन अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको भी क्या करेंगे 4। अब बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, 1 गुना 4 बराबर 4। और ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन, ये एरो की इधर की ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है 2, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 1 गुना 16 गुना 2 बराबर क्या हो गया 32। अब दोनों को जोड़े तो 36। तो ये एरो की इधर की बात की। अब एरो की इधर की बात, अभिक्रिया के पश्चात ये एरो क्या बताता है कि ये दोनों मिलके क्या बना, नया प्रोडक्ट बना, और नया प्रोडक्ट का भी वेट काउंट करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 16 यहाँ पर 2 32, दोनों को यदि जोड़े तो 36। देखिए LHS बराबर RHS, मतलब क्या कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। संरक्षित कहने का मतलब एज इट इज सेम, नो चेंज। नाइट्रोजन तो N2, और इसको भी हम बैलेंस करते हैं तब बताते हैं कि ये कैसे हुआ। N2 है और O2 है, तो NO2 हो गया, तो N2। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1, एक बार में ही मिल गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। डबल करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल हो जाता है, यहाँ भी नाइट्रोजन डबल है। यहाँ पर देखिए परंतु ऑक्सीजन कितना होता है, 2 यहाँ पर है, 2 फिर गुना हुआ तो 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 ही, तो 2 से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं कि रिएक्शन से पूर्व और रिएक्शन के बाद क्या द्रव्यमान एक ही है। चलिए बात करते हैं। नाइट्रोजन 2 गुना 14, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट 14, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन 2 गुना 16 गुना 2, क्योंकि 4 है, तो 16 गुना 4, 16 चुके 64, दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 92। अब इस पर बात करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये 2 सब में मल्टीप्लाई है, तो 14 प्लस 16 का 2 पार्ट है, तो 16 गुना 2। अब दोनों को यदि इसका कैलकुलेशन किए तो 92। तो देखिए LHS बराबर RHS, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास इज कंजर्व, मतलब यहाँ पर मास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हुआ किसी भी रिएक्शन में। रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी रिएक्शन में मास का लॉस नहीं होगा, वेट का लॉस नहीं होता है।